हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं जैसा कि आपसे वादा कर चुका हूँ, निष्पक्ष भाव से हर समय आपके समक्ष परीक्षोपयोगी सामग्रियों को लेकर उपस्थित होता रहूँगा। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और यह जो सामग्री है यह आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया से संबंधित है और इसमें काफ़ी प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं, दोनों तरफ के, फैक्चुअल भी और तार्किक भी। तो मैंने आपको बताया है। अब जो बिल्कुल सामान्य प्रकृति का टॉपिक है जिसको पढ़ के बच्चे अपने समझ सकते हैं, उस पर वीडियो बना के डालना बहुत उपयोगी नहीं है, डालूंगा बाद में। लेकिन फिलहाल मैं तार्किक पक्ष पर और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही परीक्षोपयोगी सामग्री पर वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करूंगा। और ऐसे एक सामग्री के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और यह है ब्रिटिश भारत में भू राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। अब सबसे पहले इस टॉपिक में भी एक तकनीकी पक्ष छिपा है। अब यहाँ समझने की चीज़ है कि भू राजस्व शब्द का क्या अर्थ है। जैसे भू राजस्व, तो बहुत सारे बच्चे इस तकनीकी पक्ष को ध्यान में नहीं रखते हैं। वास्तव में राजस्व जो पक्ष है, जिसको फाइनेंस कहते हैं, यह अर्थशास्त्र का एक तकनीकी बिंदु है या तकनीकी पॉइंट है जहाँ पर हमारे प्रश्न होते हैं। और जहाँ हमारे प्रश्न होते हैं उसकी चर्चा तो हम लोगों को करनी ही चाहिए। अब यहाँ हमारा प्रश्न होता है कि राजस्व क्या है। तो सरल शब्दों में समझें कि किसी भी देश की सरकार की, चाहे भारत की सरकार हो चाहे किसी भी देश की सरकार हो, जो आय होता है, इनकम होता है, उसके दो ही पक्ष होते हैं, एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय, रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। अब है कि रेवेन्यू इनकम किसको कहेंगे और कैपिटल इनकम किसको कहेंगे। तो सिंपल सी बात समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2023 और 24 के फाइनेंस ईयर में टैक्स से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स से 1000 रुपया वसूला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक जो डिपॉजिट करती है, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट 10,000 रुपया, आपका पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है 10,000 रुपया, किसी का प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो ये पब्लिक जो अपना पैसा सरकार के पास डिपॉजिट करती है, जैसे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या जैसे पीएफ के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में या LIC के रूप में जो पैसा देते हैं, सब गवर्नमेंट के पास जाता है। तो मान लिया जाए कि हम लोगों ने डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट के रूप में सरकार के पास 1000 रुपया गया, तो कुल आय हो गया 2000 रुपया। इनमें से यह जो 1000 है टैक्स वाला, यह रेवेन्यू इनकम होगा और यह जो 1000 रुपया है जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया, यह कैपिटल इनकम होगा। क्यों? क्योंकि अभी व्यवहार में समझिए, तकनीकी ढंग से इकोनॉमिक्स में और बढ़िया से समझाएंगे, लेकिन अभी राजस्व को समझना जरूरी है। इसलिए समझिए कि सरकार का वह आय जो उसका अपना हो, जो वापस नहीं करना हो। अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स के रूप में 1000 रुपया वसूला है पब्लिक से, तो वो वापस नहीं करेगी डायरेक्टली। तो सरकार की का वह आय जो सरकार का अपना हो, जो वापस नहीं करना हो, उसे राजस्व आय कहते हैं। और सरकार का वह आय जो एक निश्चित समय बाद ब्याज सहित वापस करना हो, ये पूंजीगत आय कहलाता है। तो पब्लिक ने जो 1000 रुपया डिपॉजिट किया सरकार के पास, तो सरकार का अपना इनकम नहीं है, उसको एक सर्टेन टाइम के बाद ब्याज सहित वापस करना हो, तो इसको कहते हैं कैपिटल इनकम। तो गवर्नमेंट के राजस्व आय का मतलब ही होता है वह आय जो सरकार का अपना हो, जो उसे वापस नहीं करना हो, जो उसे वापस चुकाना नहीं हो। और राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है कर। वैसे कर के अलावा भी राजस्व आय के स्रोत हैं, जिसको कहा कि इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में किसी दिन पढ़ाएंगे, वीडियो बना के बता देंगे, आपको भेज देंगे, सेंड कर देंगे। और अभी आप इतना ही समझिए
कि टैक्सेशन जो होता है, टैक्स रेवेन्यू इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। और हर काल में गवर्नमेंट के रेवेन्यू इनकम का बहुत बड़ा सबसे बड़ा सोर्स रहा है। जैसे एट प्रेजेंट हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा कर है, तो वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के राजस्व आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह निगम कर है, कॉरपोरेशन टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जो टैक्स है वो है सेल्स टैक्स। और एंशिएंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया मीन्स गुलाम भारत तक की बात करें तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू इनकम का सबसे बड़ा स्रोत एग्रीकल्चर था। एंशिएंट टाइम में भी एग्रीकल्चर सबसे बड़ा रेवेन्यू इनकम का सोर्स था, मेडाइवल पीरियड में भी था और ब्रिटिश पीरियड में भी था। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए और धीरे धीरे भारत में के शासन का विस्तार हुआ और जब ये लगभग अस्थायी हुए तो इनका ध्यान गया कि भाई इंडिया से कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू वसूला जाए। और रेवेन्यू का मेन सोर्स एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने एम को पूरा करने के लिए लैंड रेवेन्यू का 3 सिस्टम डेवलप किया। और तीनों सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण जो सिस्टम था वह था आपको जमींदारी या स्टमरारी या अस्थायी बंदोबस्ती। इसके बाद एक था महालवाड़ी और एक था रैयतवाड़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो जमींदारी था। इसीलिए इस टॉपिक का जो हेडिंग दिया गया है वो जमींदारी दिया गया है। अब देखिए कि जमींदारी व्यवस्था क्या थी, इसको सरल ढंग से समझिए। इनफैक्ट आपको मालूम है एक प्रश्न हमारे इतिहास में बराबर आता है, एक प्रश्न हमारे इतिहास में बराबर आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने भारत को यद्यपि 1757 में ही गुलाम बना लिया, परंतु अंग्रेज भारत के वास्तविक शासक 1765 ईस्वी में बने। अब ये बड़ा जटिल प्रश्न है कि जब 1757 में प्लासी युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया, ये सही बात है, और भारत के बंगाल प्रांत को जीत लिया, आप सभी को मालूम है। तो प्लासी युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को जीता और यहीं से गुलामी की नींव पड़ी। तो बंगाल प्रांत को जीता तो अंग्रेज भारत के वास्तविक शासक नहीं बने। और बक्सर युद्ध के बाद 1765 में वास्तविक शासक बने। तो निश्चित रूप से यहाँ एक तकनीकी अवधारणा है, तो बहुत सहज अवधारणा है। आप समझें कि शासक उसको कहते हैं जिसके हाथ में शासन का अधिकार हो। तो वास्तव में 1757 में प्लासी युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जरूर, बंगाल पर अधिकार कर लिया जरूर, लेकिन शासन का कोई भी भार अपने हाथ में नहीं लिया। न तो दीवानी प्रशासन का भार अपने हाथ में लिया, न ही निजामत अथवा आम प्रशासन का भार अपने हाथ में लिया। वास्तविकता ये थी कि नवाब सिराजुद्दौला का जो प्रधान सेनापति था मीर जाफर, जिसकी गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला हार गया था, मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया और शासन का सारा अधिकार उसी के हाथ में था। और यह मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ की कठपुतली था। तो सैद्धांतिक तौर पर शासन का कोई अधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में नहीं लिया। इसीलिए 1757 में भारत को गुलाम जरूर बना लिया, भारत को जीत लिया जरूर, लेकिन यहाँ पर अपने हाथ में शासन का कोई अधिकार नहीं लिया। लेकिन आपको याद है कि 1757 के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने त्रिगुट को पराजित कर दिया। त्रिगुट, और इस काल में उत्तर भारत की 3 में मुख्य शक्तियाँ थी जिन्होंने मिल करके गुट का निर्माण कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, क्योंकि तीनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति से असंतुष्ट थे। एक्चुअली क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति से मुगल बादशाह तो असंतुष्ट था ही,
अवध का जो नवाब था यह भी असंतुष्ट था, और बंगाल का भागा हुआ नवाब मीर कासिम भी असंतुष्ट था। और इन तीनों ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण कर दिया। और इसी त्रिगुट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1764 में अपने बिहार के बक्सर नामक स्थान पर इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। इसमें बड़ी आसानी से त्रिगुट को पराजित कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने, बड़ी आसानी से। तो जब बक्सर के युद्ध में त्रिगुट को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने, तो लगभग पूरे उत्तर भारत का अधिकार हो गया। यहाँ भी एक छोटा सा कोटेशन है इतिहास में कि प्लासी युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पांव रखने का अवसर दिया, जबकि बक्सर के युद्ध ने पांव फैलाने का अवसर दे दिया। सही बात है, क्योंकि प्लासी के युद्ध द्वारा केवल बंगाल पर अधिकार हुआ था अंग्रेजों का, और बक्सर के युद्ध के दौरान लगभग पूरे उत्तर भारत पर अधिकार हो गया। तो एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया, तो पांव फैलाना एक भावार्थ है। और जब 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया त्रिगुट को, तो इसके बाद 1765 में इतिहास प्रसिद्ध संधि होती है, जिसको भारत के इतिहास में इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। और यह संधि 1765 में हुई, और इसी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यह पहला अवसर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में दीवानी प्रशासन यानी शासन का अधिकार दिया। तो ठीक है कि प्लासी युद्ध में बंगाल को हरा दिया, लेकिन शासन का कोई अधिकार अपने हाथ में नहीं लिया। और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा जब इसने राजस्व प्रशासन या फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया, तो अब यह एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। इसलिए प्रश्न आता है कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया, लेकिन भारत के वास्तविक शासक ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में बनी है। आप देखिए, जब दीवानी का अधिकार मिला, टैक्स वसूलने का अधिकार मिला, तो टैक्स वसूलने की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि ऑक्शन या बोली की व्यवस्था लगा दी। अब उसने क्या कहा कि इतना जमीन का टुकड़ा है, इसकी बोली लगेगी, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देगा उसी को जमीन का मालिक मान लिया जाएगा, उसी के हाथ में जमीन होगी, और फिर 10 साल बाद या कुछ समय बाद फिर ऑक्शन होगा। तो ऑक्शन व्यवस्था लागू कर दिया, और जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने की बात करता था उसको जमीन दे दी जाती थी, लेकिन इससे घाटा भी होता था। अब सपोज कीजिए कि हमें 10 एकड़ जमीन है, और हम बोली लगाए कि हम 1 लाख इसका टैक्स देंगे एक साल में। सबसे ज़्यादा हम बोली लगाए, तो 1 लाख हम साल में टैक्स देंगे। अब हम टैक्स दिए, उतना उत्पादन उस जमीन से प्राप्त नहीं होता, हमको घाटा लग गया। अगली बार कोई भी 1 लाख रेवेन्यू नहीं देगा। तो रेवेन्यू का रेट फिक्स नहीं था, फ्लक्चुएट करते रहता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो ऑक्शन की व्यवस्था, बोली लगाने की व्यवस्था की थी, वह विफल हो गई। और इसके बाद ब्रिटेन का एक कद्दावर जमींदार, जिसको जमींदारी चलाने का जबरदस्त अनुभव था, जो भारत के गवर्नर के रूप में बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जानते हैं। और इसी ने 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में, याद रखें, बंगाल और बिहार में जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया। उड़ीसा में शुरू में लागू नहीं हुआ। यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन है, और ये जितने भी मटेरियल हैं जो मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, आज पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगा, ये टोटली NCERT से रिलेट करता है। ये हमेशा याद रखें। मटेरियल परफेक्ट NCERT ही दे सकता है, इसलिए हर समय याद रखें। इसलिए जितनी बातें कहेंगे सब NCERT से रिलेट करता है। तो शुरू में केवल बंगाल तथा बिहार में लागू किया गया, और आगे चल के इसको बाद में
उड़ीसा में भी लागू किया गया, मद्रास के उत्तरी जिला में लागू किया गया और बनारस में लागू किया गया। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी व्यवस्था को बंगाल और बिहार में लागू किया गया और आगे चल के इसको उड़ीसा में भी, मद्रास के उत्तरी जिला में भी और बनारस में भी लागू किया गया। अब इसको जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इसमें अंग्रेज जिस व्यक्ति को पहले एक्चुअली इस क्षेत्र में जो पहले से टैक्स वसूलने वाले जो तालुकेदार वगैरह थे, उन्हीं को जमींदार बना दिया गया और कहा गया कि जमीन के मालिक आप, और आपका काम है टैक्स हमको देते रहिए। तो यहाँ ध्यान रखें, तो जिनको जमीन का अधिकार दिया गया उनको जमींदार कहा गया, इसलिए जमींदारी व्यवस्था। और इसमें नियम ये था कि जब तक जमींदार टैक्स देता रहेगा तब तक जमीन का मालिक वही अस्थायी रूप से। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ऑक्शन में अस्थायी नहीं था, टाइम टू टाइम ऑक्शन होते रहता था। इसमें कर दिया गया कि जिस व्यक्ति को जमीन का मालिक जमींदार बना दिया गया वो अस्थायी जमींदार है, खाली टैक्स टाइम टू टाइम देते रहे। अगर टैक्स नहीं देगा तो फिर जमींदारी का अधिकार छीन लिया जाएगा, और जब तक टैक्स देगा अस्थायी रूप से जमीन का मालिक वही होगा। इस चीज को जमींदारी और अस्थायी बंदोबस्ती कहा गया। और जो जमींदार टैक्स देते रहे, एक निश्चित रकम निर्धारित कर दिया गया था सालाना कि इतना आपको देना है, और इसमें नियम ये था कि जो धनराशि वसूली जाएगी भू राजस्व के रूप में, उसका 10/11 भाग कंपनी के खजाना में जमा करवाना होगा और 1/11 भाग जमींदार स्वयं रखेंगे अपना खर्च निकालने के लिए। तो वसूली गई रकम का 10/11 भाग कंपनी के खाता में जमा कराना था और 1/11 भाग स्वयं रखना था, है ना। अब देखिए कि यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ और भारतीयों को काफ़ी कष्ट हुआ। सबसे बड़ा कष्ट किसानों को हुआ। और जब यह प्रश्न आता है, अभी कुछ समय पहले यह प्रश्न आया है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में तीनों में सबसे ज़्यादा कष्टकारी कौन था या किसानों का सर्वाधिक शोषण किस व्यवस्था में हुआ, तो अनडाउटेडली यह जमींदारी ही व्यवस्था थी। कारण कि एक तो टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा था, ऊपर से अगर जैसे जमींदार को कहा था अंग्रेज ने कि आप फलाने जगह से 5 रुपये वसूल के हमको 5 रुपये वसूलिए, तो जमींदार वसूलता था 7 रुपया। तो 2 रुपया अपने पॉकेट में रखता था और 5 रुपया का हिसाब होता था, जो रेशियो बचा हुआ था। अब जमींदार लोगों के पास जब काफ़ी पैसा हुआ तो वो लोग गांव छोड़ के शहर में चले गए, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सुख सुविधा की सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन वहाँ 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा। वहाँ जैसे आप यहाँ पर तुरंत गाड़ी हायर कर लेते हैं, एक से एक लग्जूरियस वो नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। पैसा हो सकता है, ऐसा आराम की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। तो जमींदार लोग को जब पैसा काफ़ी हुआ तो सब जाके शहर में रहने लगे। अब उन्होंने एक मध्यस्थ को नियुक्त कर दिया और उसको कहा कि देखो यार, इस क्षेत्र से तुम 7 रुपया टैक्स वसूल के हमको दो और मध्यस्थ 9 रुपया टैक्स वसूला। तो अंग्रेजों ने टैक्स का रेट निर्धारित किया 5 रुपया, जमींदारों ने वसूला 7 रुपया, मध्यस्थों ने वसूला 9 रुपया। तो सारा भार अंतिम रूप से किसानों पर ही पड़ा। त्राही कर गए किसान। इसीलिए आप पढ़ते हैं जमींदारी व्यवस्था सबसे कष्टकारी और शोषणकारी थी। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भारत में एक अस्थायी वर्ग जो लगातार उसका समर्थक बन गया, उसका जन्म हुआ। अर्थात जमींदारी व्यवस्था ने जमींदार नामक ब्रिटिश सत्ता के समर्थक वर्ग को जन्म दे दिया। और आगे जब देखेंगे 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, क्योंकि ये अंग्रेज की बदौलत, ईस्ट इंडिया कंपनी की बदौलत ही अपने आप को एक बड़े संसाधन पर कब्जा करने में सक्षम थे। जमींदारी व्यवस्था है किसानों को सबसे अधिक हानि हुई। इसके बाद दूसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी व्यवस्था एक्चुअली जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप था। एक्चुअली हुआ क्या इसमें, और यह जो लागू था मध्य भारत के कुछ भाग में तथा पंजाब में लागू था यह मुख्य रूप से।
और यह जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप था। और इसमें क्या था कि गांव का जो या महाल, कैसे शहर में मोहल्ला होता है या गांव होता है गांव में, तो गांव या महाल का जो मुखिया होता था उसी मुखिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और कहा गया कि आप अपने महाल का या अपने ग्राम समूह का टैक्स वसूल के ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाना में जमा कराइए। तो यहाँ मध्यस्थ के रूप में जमींदार थे, टैक्स वसूलने वाली यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के बीच या रैयत के बीच मध्यस्थ के रूप में जमींदार थे। और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और रैयत यानी किसान या काश्तकार के बीच मध्यस्थ के रूप में महाल के मुखिया थे। महाल के मुखिया थे, इसलिए इसका नाम पड़ा महालवाड़ी। तो टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी महाल के मुखिया को दे दी गई थी और वही महाल का मुखिया टैक्स वसूल के जमा कराता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इस व्यवस्था को लागू किया गया था होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज द्वारा 1822 ईस्वी में। इसके बाद तीसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रैयत मतलब किसान, और इसमें किसानों के साथ डायरेक्ट बंदोबस्त किया गया था, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं था, इसलिए रैयतवाड़ी। और यह व्यवस्था दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत में लागू था। ऑप्शन दो तरह का रहता है, या तो एरिया का नाम दे देगा, नहीं तो लोकलाइज क्षेत्र का एरिया का नाम देगा। तो ज्योग्राफिकल रीजन का नाम जब देगा, भौगोलिक क्षेत्र का नाम देगा तो दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत, और लोकलाइज एरिया का नाम देगा तो मद्रास तथा मुंबई। तो यह व्यवस्था आपको दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत या मद्रास तथा मुंबई के क्षेत्र में लागू था। और इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को जाता है। और यह व्यवस्था, अब जैसे यहाँ एक्यूरेट आपके पास ईस्वी है कि 1793 में इसको लागू किया कॉर्नवालिस ने, यहाँ एक्यूरेट ईस्वी है कि 1822 में लागू किया गया होल्ट मैकेंजी द्वारा। यहाँ इसका एनसीईआरटी कोई एक्यूरेट डेट नहीं देता है, वो सीधे लिखता है कि 19वीं शताब्दी में इसको लागू किया गया, 19वीं शताब्दी के आरंभ में इसको लागू किया गया। और मेरा जहाँ तक मानना है इसका पीरियड होना चाहिए लगभग 1820। अब आपके पास ये प्रश्न होगा कि सर क्यों 1820? तो इसीलिए एक्चुअली यह इस व्यवस्था का जो जनक था थॉमस मुनरो, या 1820 में मद्रास का गवर्नर बनकर आया था और उसी के साथ ये व्यवस्था लागू हुई। तो मेरा अनुमान है, वैसे एनसीईआरटी लिखता है 20वीं सदी का आरंभ है ना। और इस व्यवस्था को सीधे किसान के साथ इसमें लगान वसूली का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं था। और ध्यान रखिए कि इन दोनों में मध्यस्थ था, इनमें सबसे कष्टकारी व्यवस्था यह था, उससे कम कष्टकारी यह था और सबसे कम कष्टकारी तो तीनों था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण लगान वसूली का क्या तरीका थे हम सभी जानते हैं। सहजता से बड़े बड़े आंदोलन हुए, चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, सब क्या था, सब लगान के विरुद्ध और किसानों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन सब था भारत में बड़ा बड़ा। तो कष्टकारी सभी थे, लेकिन सर्वाधिक कष्टकारी यह व्यवस्था थी। और दो बड़ा तार्किक पक्ष, इसमें फैक्चुअल पक्ष भी बनेगा और तार्किक पक्ष। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक लाभ को बढ़ाना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, आपको याद होगा, नेपोलियन ने कहा था कि ब्रिटेन बनियों का देश है, और वास्तव में ये बनियागिरी का मतलब है यहाँ लाभ कमाने की प्रवृत्ति। और यह कोई भी काम करता था तो अपना लाभ के लिए ही करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्राइम उद्देश्य था व्यापार के लाभ को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा राजस्व आए, ज़्यादा व्यापार में लगाए और व्यापारिक लाभ बढ़े। पूंजी ज़्यादा लगाएगा तब न लाभ बढ़ेगा ज़्यादा, व्यापारिक लाभ को बढ़ाना। और दूसरा, भारत में प्रशासन तथा युद्ध के खर्च के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता। और गौर कीजिए कि ब्रिटेन से कोई भी गवर्नर बन के आता था, गवर्नर जनरल भारत, तो उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता था कि आप भारत में ऐसी आर्थिक नीति अपनाएं ताकि भारत के ही खर्च पर भारत से ही पैसा वसूलें और उस पैसा से भारत का प्रशासन चलाएं, और भारत में जो युद्ध लड़ते हैं और छोटे विभिन्न क्षेत्रों को जीत रहे हैं उस युद्ध का भी खर्च चलाएं। ऐसी नीति न अपनाएं कि भारत के प्रशासन और भारत में युद्ध लड़ने के लिए हम आपको ब्रिटेन से पैसा मंगाना पड़े। लो, आप भारतीयों से ही पैसा वसूलिए
उन्हीं के देश का प्रशासन चलाइए और उन्हीं के देश को उस पैसा से जीतिए और कुछ बचा के भेज भी दीजिए इस तरह से। यही निजी क्षेत्र इसके लिए उन्होंने पूरा ईश्वरता को अपनाया और इसका एक तार्किक पक्ष होगा परिणाम। तो परिणाम प्रभाव आपके सामने है। इसने भूमि प्रथा में बुनियादी परिवर्तन कर दिया। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है टोटल और यही क्वेश्चन में आते हैं। इसने भूमि प्रथा में बुनियादी परिवर्तन कर दिया। आपको याद होगा कि भारत में पहली बार जमीन के खरीद बिक्री का उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। उससे पहले जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती थी भारत में। गुप्त काल के बाद जमीन के खरीद बिक्री की प्रथा आरंभ हुई, लेकिन जमीन की खरीद बिक्री बड़ी जटिल प्रक्रिया थी, जल्दी खरीद बिक्री नहीं होती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व प्रणाली के चलते किसानों को, जमींदारों को, कई जमींदारों को भी अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा और जमीन की खरीद बिक्री बड़ी आसान हो गई, क्योंकि टैक्स का रेट इतना था किसानों पर कि मैक्सिमम जगह जमीन को बेचना पड़ता था। तो अंग्रेजों ने अपना ऐसा नियम बना दिया कि जमीन की खरीद बिक्री आसान हो जाए। इससे पहले जमीन की खरीद बिक्री का जो ढांचा था उसमें पूरा या आमूल परिवर्तन हो गया और इसी को कहते हैं बेसिक चेंजिंग हो जाना और जमीन की खरीद बिक्री बहुत आसान हो गई। और इसने चूँकि राजस्व प्रणाली के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के गांव-गांव में प्रवेश कर गई और वहाँ के आर्थिक ढांचा को इस कदर बदल दिया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक ढांचा में पर्याप्त बदलाव आ गया। तो यह इसका प्रभाव उद्देश्य है और ये इसकी प्रभाव। और ऐसे ही उपयोगी सामग्री को लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।